आदाब 5 बजे की खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद शबाहत हुसैन और आइए पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुक़द्दस अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से 16 अकीदतमंदों की मौत, 48 लोग जख्मी। राहत और बचाव का काम जंगी पैमाने पर जारी। जापान के साबिक वजीर आजम शिंजो आबे की अफसोसनाक मौत पर वजीर आजम समेत पूरा मुल्क गमज़दा। आज मुल्क में कौमी शोक का ऐलान। भारत एक सच्चे दोस्त से महरूम। सदर जमहूरिया ओहदे की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने कल उत्तर प्रदेश के अवामी नुमाइंदगान से मांगी हिमायत। कहा, कबायली समाज की बेटी को अवामी नुमाइंदगी दें, पार्टी से ऊपर उठकर करें मदद। और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने एनडीए की सदर जमहूरिया के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को दिलाई यकीन दहानी। पार्टी की हुदूद तोड़कर उत्तर प्रदेश से मिलेगी उन्हें भरपूर हिमायत। और अब खबरें तफसील से। मुक़द्दस अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से अब तक 16 अकीदतमंदों की मौत हो चुकी है, जबकि 48 लोग जख्मी और करीब 40 लोग लापता हैं। फौज, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत आफात से बंदोबस्त से मुतालिक टीमें राहत और बचाव के कामों में मसरूफ है। भारतीय फौज की 6 टीमें बचाव मुहिम में लगी हुई हैं। इन टीमों में फौज के करीब 58 जवान राहत और बचाव के कामों में जंगी सतह पर लगे हैं। इसके साथ ही फौज की मेडिकल टीमें इलाज के काम में मसरूफ हैं। लोगों को टेंटों से निकालकर महफूज मकामात पर पहुंचाया जा रहा है। फौज के हेलीकॉप्टर जख्मियों को एयरलिफ्ट कर रहे हैं। हादसे के वक्त गुफा के पास करीब 5000 लोग मौजूद थे। यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। एनडीआरएफ की 3 टीमें तो कल रात में ही वहां शामिल हो गई थी रेस्क्यू ऑपरेशन में। चौथी टीम हमने शेषनाग से रवाना की थी, वो शामिल हो गई है। तो हमारे करीब 100 से अधिक रेस्क्यूअर इस समय रेस्क्यू कार्य में जुड़े हुए हैं। इसके सिवा और फोर्सेज की काफी नफरी वहां पे अवेलेबल है। तो ये सारा एक टीम वर्क से काम आगे चलाया जा रहा है। हमारी माहिती के मुताबिक अभी तक 5 लोगों को उस समय जीवित निकाल लिया गया था। 16 कैजुअलिटी का कंफर्मेशन हमें मिल रहा है और 40 के आसपास लोग अभी मिसिंग बताए जा रहे हैं। लैंडस्लाइड नहीं हो रही, लेकिन बारिश थोड़ी बहुत जारी है। सोनभद्र पे बारिश ज्यादा थी, जैसा हमको मैसेजेस मिले थे बीच में, लेकिन 4:30 बजे तक रात में काम चला। फिर बारिश के कारण 1.5 घंटा स्थगित किया गया, फिर 6 बजे से दोबारा काम जारी किया गया है। तो पानी का बहाव पहले से कम है, फिर भी लेकिन तेज है। लेकिन हमारी टीमें उसके लिए ट्रेन भी रहती हैं, तैयार भी रहती हैं, तो राहत कार्य में कोई कमी नहीं आ रही। किसी भी तरह की मालूमात और मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। ज्वाइंट पुलिस कंट्रोल रूम पहलगाम के हेल्पलाइन के नंबर हैं 9596779039, 9797796217। पुलिस कंट्रोल रूम अनंतनाग के नंबर हैं 9596777669। वहीं फौज का हेल्पलाइन नंबर है 9149720998। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है कि श्री अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से मुझे अफसोस है। गमजदा कुनबों के तई मेरी ताजियत है। एलजी मनोज सिन्हा जी से बात की और सूरत हाल का जायजा लिया है। बचाव और राहत का काम जारी है। मुतासरीन को हर मुमकिन मदद दी जा रही है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर के मुक़द्दस अमरनाथ गुफा के करीब बादल फटने से हुए हादसे की वजह से हुई लोगों की मौत पर गहरा दुख जाहिर किया है। उन्होंने मरहूमीन की रूह की शांति के लिए दुआ की और गमजदा कुनबों के तई ताज़ियत जाहिर की है और साथ ही साथ इस हादसे में जख्मी होने वाले लोगों को जल्द सेहतयाब होने की तमन्ना भी की है।
जापान के साबिक वजीर आजम शिंजो आबे के कत्ल के बाद मुल्क में आज कौमी शोक का ऐलान किया गया है, जिसके बाद लाल किला, पार्लियामेंट हाउस और राष्ट्रपति भवन में कौमी परचम को आधा झुका दिया गया है। इसके साथ ही मुल्क भर में कोई भी सरकारी तफरीही प्रोग्राम आज नहीं होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शिंजो आबे के एजाज में भारत में एक दिन के कौमी शोक का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला और मुल्क के साबिक वजीर दफा मुलायम सिंह यादव की अहलिया साधना गुप्ता की आज वफात हो गई। साधना गुप्ता का मेदांता अस्पताल गुरुग्राम में इलाज चल रहा था। बताया जा रहा है कि उन्हें फेफड़े का इन्फेक्शन था। आज दोपहर बाद उन्होंने मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने साधना गुप्ता की वफात पर गहरा दुख जाहिर किया है। नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने भी उनकी वफात पर अफसोस का इजहार किया है। एनडीए की सदर जमहूरिया की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने कल लोक भवन में लोकसभा के मेंबरान, राज्यसभा के मेंबरान और अराकीन असम्बली से इंतखाब में वोट देने के लिए हिमायत मांगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश राम, कृष्ण और बुद्ध की जाय पैदाइश है। यह रियासत तहरीक आज़ादी से लेकर अब तक मुल्क को सिमत देती आ रही है। आज खुशकिस्मत हूं मैं कि आप इस रियासत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस रियासत ने मुल्क को 8 वजीर आजम दिए हैं। मौजूदा नुमाइंदगी भी उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में रामायण महाभारत तसनीफ की गई तो वहीं इस सरजमीन पर बुद्ध और जैन रवायत भी फैली हुई है। यहाँ का ये जिला किसी न किसी फन के लिए जाना जाता है। सदर जमहूरिया के ओहदे के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मैं सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए अपनी हिमायत मांगने आई हूं। जहां पुरातन काल से भारतीय संस्कृति खिली, विविध भौगोलिक भूभागों, सांस्कृतिक विविधताएं के आशीष से युक्त उत्तर प्रदेश ऐतिहासिक चरित्र राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, अशोक, हर्ष की कर्मस्थली है। ऋषि विशिष्ट, विश्वामित्र, अगस्त की धारा ये उत्तर प्रदेश अपनी विशाल आबादी, भगवान शिव की नगरी काशी, गीता का संदेश से विश्व को आलोकित करने वाले भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा और एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश देने वाले प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या से दीप्तिमान उत्तर प्रदेश की धरती बुद्ध, सूर्य, तुलसी और कबीर वाणी से अतप्रित है। बड़े बड़े शांत व समृद्ध घास के मैदान, पानी से भरे नदियाँ, घने वन भूमि उत्तर प्रदेश की उपजाऊ भूमि ने भारत के क्रमिक इतिहास से उनको स्वर्णिम अयोध्या का योगदान दिया है। इस प्रदेश को देश में सबसे बड़े पर्यटन गंतव्यों के रूप में जाना जाता है। गंगा जमुना का हार लेपटे इस राज्य के उत्तर प्रदेश उत्तर में हिमालय स्थित है, तो वही गंगा जमुना की पूरी लंबाई में उनके उद्गम स्थल से लेकर डेल्टा तक संपूर्ण भूमि आकर्षित स्थानों से के परिपूर्ण है। ऐसी धरा को मैं आज नमन करती हूँ। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सदर जमहूरिया के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की हिमायत में लोक भवन की मीटिंग में बोलते हुए कहा कि हम वजीर आजम का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने कबायली तबके की खातून को ये मौका दिया है। वहां से निकलकर जद्दोजहद करते हुए द्रौपदी मुर्मू का यहां तक आना एक बड़ी कामयाबी है। अपनी बुनियाद और इक़दार के साथ उन्होंने सभी तबकों के साथ काम किया। वज़ीर आला ने कहा कि उड़ीसा, झारखंड, पंजाब में पार्टी हुदूद को तोड़कर लोग मुर्मू जी के साथ आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी ये पार्टी की हदें टूट गई हैं। वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर आशाया के मौके पर यह पार्टी हदें टूटती हुई नजर आई हैं, जब ओम प्रकाश राजभर, शिवपाल यादव और रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया इसमें शामिल हुए। प्रधानमंत्री जी का यह निर्णय न केवल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए और घटक दलों ने बहुत सकारात्मक भाव के साथ इस निर्णय का अभिनंदन किया, बल्कि दलीय सीमाएं
अन्य राजनीतिक दलों में टूटती भी दिखाई दे रही हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के नाम का सामने आने के बाद। और आज एक सामान्य प्रक्रिया का निर्वहन करने के लिए वे स्वयं उत्तर प्रदेश की धरती पर उपस्थित होकर के उत्तर प्रदेश के माननीय सांसद और माननीय विधायकों से अपील करने के लिए हमारे बीच में यहां पर उपस्थित हुई हैं। उनके बारे में यहां पर श्री विनोद तावड़े जी ने, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने भी आपके सामने कहा कैसे एक जनजातीय परिवार में, उड़ीसा के एक सामान्य जनजातीय परिवार में जन्म लेकर के संघर्षों से पली बढ़ी, सामान्य शासकीय सेवाओं में योगदान देने के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में सेवा के एक अभियान के साथ जुड़ करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों के साथ रस बस करके अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की। एक विधायक के रूप में उड़ीसा सरकार में मंत्री के रूप में जिस ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन किया, उसकी सर्वत्र सराहना होती थी। और इससे भी बढ़कर के कभी भी उन्होंने अपने मूल को, अपने मूल्यों को, अपने जीवन के उन आदर्शों को किसी भी पद पर रही हो कभी भी उससे विचलित नहीं हुई। उन मूल्यों को, उन आदर्शों को हमेशा आगे बढ़ा करके उन्होंने कार्य किया। जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के उत्थान के लिए जो उनका कार्य रहा है वह अत्यंत अनुकरणीय रहा है, सराहनीय रहा है। और फिर झारखंड के माननीय राज्यपाल के रूप में 2016 से 2021 के बीच में झारखंड सरकार का नेतृत्व करते हुए, उनका मार्गदर्शन करते हुए वहां पर जनजातीय समुदाय के साथ साथ समाज के प्रत्येक तबके के उत्थान के लिए जो उन्होंने अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया, वह उन सभी कार्यों के फलस्वरूप जब देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर चयन की प्रक्रिया के साथ कि कौन बैठ सकता है, क्या देश का मिजाज है, तो जो नाम सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री जी के सम्मुख आया था वह नाम आया था श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का। और ये हम सबके लिए गौरव का विषय है। अयोध्या में श्रीराम एयरपोर्ट के तामीरी काम में तेजी आ गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2023 में इसे मुकम्मल करने का निशाना रखा है। रुकने पार्लियामेंट लल्लू सिंह ने बताया है कि एयरपोर्ट की तामीर में 200 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये जदीद एयरपोर्ट होगा जहां हर तरह की सहूलियात दस्तयाब होंगी। भगवान राम की नगरी को उनके वक़ार के मुताबिक सजाया संवारा जा रहा है। नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में अयोध्या का आध्यात्मिक विकास हो रहा है और इसमें उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी, माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने भी सरकार उपलब्ध कराने का काम किया है। यह हवाई अड्डा पूरे दुनिया के किसी भी हवाई अड्डे में जो सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं वह सारी सुविधाएं इस हवाई अड्डे पर भी उपलब्ध रहेंगी। समाजवादी पार्टी का लीडर आजम खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने डोगरपुर बस्ती और यतीमखाना मामले में चार्जशीट तय कर दी है। इस मामले में गवाहों को तलब किया गया है और सुनवाई की तारीख तय कर दी गई है। डोगरपुर बस्ती मामले में रूबी, शाजिया और शकील अहमद ने आजम खां के इशारे पर मारपीट, लूटपाट और मकानों को गिराने का इल्जाम लगाया था। इसमें आजम खां के मीडिया इंचार्ज सुबकदोश सीओ एल हसन को ठेकेदारों समेत समाजवादी पार्टी के लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है।
लखनऊ यूनिवर्सिटी के शोबा इक़्तिसादियात के जरिए वैदिक दौर के इल्म और जदीद वक्त में उसकी इफ़ादियात के मौजू पर एक मुज़ाकरा मुनक़िद किया गया। इस मुज़ाकरे में मुक़र्रिरीन ने हमारे कदीम इल्म और जदीद वक्त में उसकी अफ़ादियात पर तबादला ख्याल किया और इस दौर के महफूज इल्म को जदीद दौर में कैसे इस्तेमाल करें और इसे समाज में कैसे राइज करें, इस पर भी गौर किया गया। इस मौके पर प्रोफेसर M.K. अग्रवाल के जरिए तसनीफ करदा वैदिक का ज्ञान विज्ञान नामी किताब की रस्म इजरा भी अदा की गई। इस मौके पर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के सदर डॉक्टर सदानंद प्रसाद गुप्ता, दैनिक जागरण के मुदीर आशुतोष शुक्ला मौजूद रहे। लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने प्रोग्राम की सदारत की। हम लोग कार्य कर रहे थे और इसमें करीब करीब सभी विषय, वैदिक ज्ञान विज्ञान नाम से ये पुस्तक है, इसमें लगभग सभी बिंदु हम लोगों ने लेने की कोशिश की है, चाहे विज्ञान हो, चाहे उस जमाने का वायुयान हो, गणित हो, चिकित्सा हो, कल्चर हो, या स्त्रियों की स्थिति हो, अर्थशास्त्र की स्थिति, सारी बातों को लेकर हमने कोशिश की है कि इस पर एक चर्चा परिचर्चा हो कि क्या हमारी संस्कृति रही है, क्या हमारा ज्ञान रहा है, कैसे हम उसको लेकर के हम वर्तमान में उसको लागू करके समाज को और नई गति प्रदान कर सकें। सभी लोगों ने इसमें 19 अध्याय हैं। वैदिक ज्ञान विज्ञान ये पुस्तक का मुझे लगता है कि लोगों में एक जागृति का काम करेगी और इससे लोगों में एक चेतना आएगी और पुनः इस पर आगे शोध हो सकेगा। यह बहुत अच्छा आयोजन है और हमारी जो प्राचीन ज्ञान परंपरा है, उस प्राचीन ज्ञान परंपरा के अन्वेषण में, उसके अध्ययन में यह पुस्तक सहायक होगी, सिद्ध होगी, उपादेय होगी। नई सरकार के बनने से 2014 के बाद जागरूकता और थोड़ी बढ़ी है इस दिशा में। अपनी परंपरा के अन्वेषण में यह जारी रहनी चाहिए ताकि हमारी जो समृद्ध ज्ञान परंपरा है वो आज के संदर्भ में किस तरह उपादेय सिद्ध हो सकती है, इसका अध्ययन हो सके। उत्तर प्रदेश के महकमा आबकारी के जरिए रियासत में फलों की खेती को फरोग देने, फलों को मुनासिब बाजार मुहैया कराने और किसानों की आमदनी में इजाफा करने के लिए 9 जुलाई 2022 को 2 रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया गया। इसमें रियासत के फल पैदा करने वाले किसानों को हमाजहत तरक्की के लिए वाइनरी के शोबे में हो रही नई सरगर्मियों और टेक्नोलॉजी से रोशनास कराया गया, जिसमें फल पैदा करने वाले किसानों को फाजिल पैदावार और बचे फलों को इस्तेमाल में लिया जा सकेगा और किसानों को उनके फलों की अच्छी कीमत हासिल होगी। सब ट्रॉपिकल जैसे आम, जामुन, अमरूद, केला, आंवला, आड़ू, चीकू, फालसा, शहतूत और बेर वगैरह की पैदावार बड़ी मकदार में होती है। इस प्रोग्राम के जरिए किसानों की खपत से बचे हुए फलों और फूलों को वाइनरी सनत के इस्तेमाल में लाया जाएगा, जिससे किसानों को उनकी बची हुई पैदावार के ना बिकने से होने वाले नुकसान के साथ साथ उनको फलों की खेती के लिए किए जाने वाले तरगीब हासिल होगी और खुद रोजगार के मौके फराहम होंगे। लगभग हर जनपद में काफ़ी फलों का उत्पादन होता है और इन फलों के उत्पादन का कम से कम 40% क्योंकि वो मौसमी होता है, उसको ज़्यादा दिन रख नहीं सकते, चोट लग जाता, ख़राब हो जाता है। तो उस सब को ध्यान में रखते हुए इन फलों का फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से वाइनरी लगा करके इसको प्रोसेस करके किस प्रकार हम उत्पादन में प्रयोग कर सकते हैं और इसको एक राजस्व के रूप में, जिससे हमारे जो यहाँ के यूपी के किसान हैं, फल उत्पादक किसान हैं, उनके जेब में भी हम पैसा डाल सकें, उनके फसल का, उनके मेहनत का, और साथ ही साथ एक ऐसा उत्पाद हो जिसको हम एक्सपोर्ट करके प्रदेश के लिए और देश के लिए राजस्व प्राप्त कर सकें। आज वाराणसी के सोनारपुरा में वाक़ माई तीर्थ इंडिया के जरिए एक स्पिरिचुअल शॉप खोली गई, जिसका अफ्तिताह भजन सम्राट पदम श्री अनूप जलोटा के जरिए किया गया। इस मौके पर सहाफियों से बातचीत करते हुए अनूप जलोटा ने बताया कि माई तीर्थ इंडिया के जरिए खोली गई इस स्पिरिचुअल शॉप में सनातन धर्म से मुतालिक सभी पूजन सामग्री और देवी देवताओं की मूर्तियों के अलावा हवन सामग्री के साथ साथ किसी भी तरह का दर्शन या पूजा कराना आसान शामिल है। इसमें चाहे मुल्क में रह रहे लोग हों या गैर मुल्कों में, आप सेहतमंद हो या कमज़ोर, हम आपके घर से आपको लेकर बाज़ाब्ता तौर पर दर्शन पूजन कराकर फिर आपके घर तक महफूज पहुंचाएंगे। किसी भी जगह का दर्शन हो, चाहे चारों धाम हो या काशी विश्वनाथ, तिरुपति, रामेश्वरम, द्वारका, कहीं भी आपको दर्शन पूजन कराना हो वो कराया जाएगा। आपको पूजा पाठ की सामग्री, गंगा जल,
देवी देवताओं की मूर्तियां, कुछ ऐसे कपड़े भी जिन पर ईश्वर किसी न किसी रूप में अंकित हैं, मंदिरों के प्रसाद, तीर्थ यात्रा की बुकिंग्स आप करा सकते हैं। तो एक ही स्पिरिचुअल शॉप के अंदर ये सारी चीजें आपको प्राप्त होती हैं। सारी धार्मिक चीजें जो अपने धर्म से जुड़ी हुई सारी चीजें आपको एक ही छत के नीचे हम लोग प्रदान करेंगे और पूरे भारतवर्ष में किसी भी जगह का कहीं भी आपको अवेलेबल प्रसाद, ऑनलाइन पूजा, सॉरी हर जगह, हर देश में, हर देश के हर शहर में मेरे खुल रहे हैं। सर प्रोडक्ट तो बेचने रहे, इट्स अ सर्विस। सर वैष्णो देवी से तिरुपति, कामाख्या से सोमनाथ, काशी, उज्जैन, कोई भी मंदिर, कोई भी दर्शन, कोई भी यात्रा हम घर से घर करवाते हैं। किसी को भी आना हम वो घर से घर करवाते हैं। इसके बाद जो आ नहीं पाते उसके लिए हम घर बैठे कोई भी पूजा कर सकते। फतेहपुर में ख्वातीन को खुद मुनहसर बनाने के लिए सुमनवित बाल विकास योजना के जरिए तग़ज़िया की तैयारी की जिम्मेदारी ली गई है। तेलियानी ब्लॉक के तहत कौराई ग्राम पंचायत में 73 लाख रुपए की लागत से पैदावारी यूनिट लगाई गई है। इस मरकज को चलाने का काम ख्वातीन को दिया गया है। इससे जहां बच्चों को बेहतर ग़िज़ा मिलेगी, वहीं ख्वातीन को भी मुस्तकिल खुद रोजगार दस्तयाब होगा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत हर रेसिपी का अपना मानक है, अलग अलग रेसिपी है और उस मानक के हिसाब से उतना स्किम पाउडर, इतने प्रोटीन के साथ साथ जो है रिफाइन यूज होता है। साथ ही साथ गरीब महिलाओं को अलग अलग है। जो महिलाएं शारीरिक रूप से मजबूत हैं, जो शारीरिक श्रम करना चाहती हैं, वो अनाज को ले आती हैं, साफ करती हैं, धोती हैं, फिर उसको रोस्टर में डाला जाता है। इस तरह से ऑटोमेटिक प्रोसेस से लास्ट में जो है जाकर के ये पंजीरी का निर्माण होता है। यहाँ पर बाल विकास पुष्टाहार का संचालन हो रहा है। इसमें पहले ये दूसरी कंपनियां बनाती थी और वो ही अपना सप्लाई करती थी, लेकिन अब महिलाओं को मिल गया। हम महिलाएं इसलिए गांव की महिलाएं हैं, बनाते हैं, हमारे बच्चे भी यही खाते हैं, इसलिए हम साफ सुथरा बहुत ही सफाई के साथ और पौष्टिक बनाते हैं, ताकि आज अगर कोई बच्चा बीमार होगा तो उसमें हमारा भी बच्चा शामिल है। जब मैं इस समूह में जुड़ी थी तो मेरी स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन इस समूह में जुड़ने के बाद मैंने थोड़ी थोड़ी बचत जमा करने के बाद अपने बच्चों को अच्छे से पाला और उसके बाद ये रोजगार जब जहाँ कोराई में खुला तो इसमें हमको मान लें कि रोजगार मिला, जिससे मैं अपने बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ा सकती हूँ, लिखा सकती हूँ। चित्रकूट में भरतकूप थाने के तहत रौलई कल्याणपुर में बांदा की तरफ से आ रही पिकअप से हुए हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 9 लोग जख्मी हुए थे। इसमें बाकी का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। जिला मजिस्ट्रेट शुभ्रांशु शुक्ला ने बताया है कि हादसा भरतकूप थाने के रौलई कल्याणपुर का है। इस हादसे में वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गहरे रंजो गम का इजहार किया है। मैलकुइन के कुनबों को 2 लाख रुपए और जख्मियों को 50-50 हजार रुपए की इक़्तिसादी इमदादी मदद दी जाएगी। रौली कल्याणपुर गांव के पास में बांदा से एक पिकअप वाहन ये आ रहा था, जिसमें टमाटर लदा हुआ था, करवी के लिए आ रहा था। अचानक इस गांव के पास वो जो है जाके अपना ग्रामवासी कुछ एक जगह शादी थी तो उन्हीं के ऊपर रौंदती हुई जाके बबूल से टकरा के रुक गई है। इस पूरी घटना में 5 वहाँ पे डेथ हुए थे, 3 यहाँ लाए थे। यहाँ पे अभी डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि एक उसमें से उनकी भी डेथ हो गई, तो 2 अभी इसमें इनका इलाज चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस घटना में गहरी संवेदना व्यक्त की है और यह निर्देश दिया गया है, यह अनाउंसमेंट किया गया है कि जो मृतक के परिवारीजन हैं इनको प्रति मृतक 2 लाख रुपया और जो घायल हैं प्रति घायल 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता। इसके अलावा हमारी जो तमाम सरकारी योजनाएं हैं ऐसी दुर्घटना की स्थिति में मृत्यु होने पर, चाहे वो पारिवारिक लाभ है या किसान दुर्घटना बीमा योजना है, जीवन योजना है, तो ये 3-4 जो बीमा योजनाएं हैं उनसे भी हम लोग जल्दी ही इनके परिवारीजनों को लाभान्वित करेंगे। भारत की पुरवकार जद्दोजहद आज़ादी जदीद दुनिया की अजीम तरीन आज़ादी की जंगों में शामिल है।
आज हम कौम परस्त सत्यनारायण सिन्हा को उनके यौम पैदाइश पर याद कर रहे हैं। हम मुजाहिदीन आज़ादी तारा सिंह, मुजाहिद आज़ादी देनू शाह, शहीद हनू सिंह, लक्ष्मी प्रसाद को भी याद कर रहे हैं। आज की कड़ी में हम राष्ट्रवादी सत्यनारायण सिन्हा को याद कर रहे हैं। उनका जन्म 9 जुलाई 1900 को बिहार के दरभंगा में हुआ था। सिन्हा भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे और 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य बने। सिन्हा ने स्कूली शिक्षा मुजफ्फरपुर जिला स्कूल से प्राप्त की और बाद में पटना विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री ली। वे किसान और जमींदार के रूप में बड़े हुए और बाद में बिहार की राजनीति में शामिल हो गए। वो 1926 में बिहार विधान परिषद के सदस्य और 1934 में केंद्रीय विधानसभा के सदस्य बने। सिन्हा को बिहार से संविधान सभा के लिए चुना गया था। वो पहली 3 लोकसभाओं के लिए चुने गए और लोकसभा में कार्यकाल के दौरान उन्होंने संसदीय कार्य तथा सूचना और प्रसारण मंत्री और संसदीय कार्य और संचार मंत्रालय सहित कई विभाग संभाले। वे 1971 और 1977 के बीच मध्य प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त किए गए। 26 जुलाई 1983 को उनकी मृत्यु हो गई। इस महान भारतीय को नमन। हम स्वतंत्रता सेनानी तारा सिंह को भी याद कर रहे हैं। उनका निधन 9 जुलाई 1925 को हुआ था। पंजाब के जालंधर जिले के निवासी तारा सिंह 1925 में सभी प्रार्थना सभाओं पर प्रतिबंध के ब्रिटिश आदेश के खिलाफ जैतो गुरुद्वारा गंगसर नाभा के लिए 11वें अहिंसक शहीदी जत्थे में शामिल थे। जत्था जब गुरुद्वारे पहुंचा तो पुलिस ने उसे रोक लिया और बड़ी संख्या में जत्थे के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। तारा सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 9 जुलाई 1925 को पुलिस हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई। भारत माता के इस वीर शहीद को शत शत नमन। हम स्वतंत्रता सेनानी देनू शाह को याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 में स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम में भाग लिया था। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के निवासी शुरू में ब्रिटिश भारतीय सेना में सिपाही थे, लेकिन विद्रोह के दौरान उन्होंने ब्रिटिश नौकरी छोड़ दी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विभिन्न स्थानों पर लड़ाई लड़ी, लेकिन एक मुठभेड़ के दौरान ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। 9 जुलाई 1858 को देनू शाह को फांसी दे दी गई। भारत के इस वीर सपूत को नमन। हम शहीद घुनू सिंह को भी याद कर रहे हैं, जिन्हें 9 जुलाई 1857 को अंग्रेजों ने फांसी दी। उत्तर प्रदेश में बेलौंजा के निवासी घुनू सिंह शुरू में ब्रिटिश सेना की 23वीं रेजिमेंट नेटिव इन्फेंट्री में नौकरी करते थे। बाद में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। घुनू सिंह को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और उन पर नौकरी छोड़ने तथा विद्रोह के आरोप लगाए गए। उन्हें मौत की सजा सुनाई गई और 9 जुलाई 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। इस वीर स्वतंत्रता सेनानी को नमन। हम स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मण प्रसाद को भी याद कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले थे। वे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की 23वीं रेजिमेंट में सैनिक थे। उन्होंने 1857 में स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम में भाग लिया। उन्हें कंपनी की सेना ने पकड़ लिया और 9 जुलाई 1857 को फांसी दे दी गई। मां भारती के इस सपूत को नमन। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। मुकद्दस अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से 16 अकीदतमंदों की मौत, 48 लोग जख्मी। राहत और बचाव का काम जंगी पैमाने पर जारी। जापान के साबिक वजीर आजम शिंजो आबे की अफसोसनाक मौत पर वजीर आजम समेत पूरा मुल्क गमज़दा। आज मुल्क में कौमी शोक का ऐलान। भारत एक सच्चे दोस्त से महरूम। सदर जमहूरिया ओहदे की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने कल उत्तर प्रदेश के अवामी नुमाइंदगान से मांगी हिमायत। कहा, कबायली समाज की बेटी को अवामी नुमाइंदगी दें, पार्टी से ऊपर उठकर करें मदद। और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने एनडीए की सदर जमहूरिया के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को दिलाई यकीन दहानी। पार्टी की हुदूद तोड़कर उत्तर प्रदेश से मिलेगी उन्हें भरपूर हिमायत।
की खबरें शब बखैर।